आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस के नए सिलेबस का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है अवर होम अर्थ ए यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट। इस चैप्टर का कंटेंट एनसीईआरटी की नई बुक क्यूरियोसिटी ए टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस के चैप्टर नंबर 13 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि हालांकि यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं और खुद हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, लेकिन अर्थ ही क्यों एक यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट है। हम उन कंडीशंस को डिस्कस करेंगे जो अर्थ को लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए सूटेबल बनाती हैं। हम ये जानेंगे कि किस तरह से एयर, वाटर, सॉयल और लिविंग बींग्स एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली एक बैलेंस्ड वे में इंटरेक्ट करते रहते हैं और इस बैलेंस्ड इंटरेक्शन की वजह से ही अर्थ पर लाइफ सस्टेन रहती है। हम रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे और यह भी समझेंगे कि कैसे रिप्रोडक्शन इंश्योर करती है कि अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। हम उन मेजर इश्यूज को डिस्कस करेंगे जो अर्थ पर लाइफ के लिए थ्रेटफुल सिचुएशंस उत्पन्न कर रही हैं। तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हालांकि हमारे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स होते हैं और खुद हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, लेकिन अर्थ को ही एक यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे यूनिवर्स में मौजूद बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स में से केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। अर्थ पर एग्जिस्ट होने वाली लाइफ अर्थ के एक बहुत ही थिन लेयर पर सर्वाइव करती है जिसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं। अर्थ पर एयर, वाटर और सूटेबल टेम्परेचर मौजूद होता है जिसकी वजह से लाइफ को सपोर्ट करना आसान होता है और अर्थ पर मौजूद नेचुरल सिस्टम्स नॉर्मली एक बैलेंस्ड वे में ऑपरेट करते हैं जिससे कि अर्थ पर लाइफ को सपोर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ पर मौजूद लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं और हमेशा ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, परंतु उनके बीच होने वाली इंटरेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरह से होती है कि हमारे इकोसिस्टम में हमेशा ही बैलेंस मेंटेन रहे। इसे हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जब अर्थ पर मौजूद लिविंग बींग्स सांस लेते हैं या यूं कहें कि रेस्पायर करते हैं तो वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस की वजह से एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब प्लांट्स और ट्रीज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है। तो इन दोनों ही प्रोसेसेस के दौरान हमने देखा कि लिविंग बीइंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कंटिन्यूसली इंटरेक्ट कर रहे हैं, परंतु ये दोनों ही प्रोसेसेस कुछ इस तरह से वर्क करती हैं कि ये इंश्योर करती हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कांस्टेंट बनी रहे। इसी बैलेंस्ड फंक्शनिंग की वजह से हमारे अर्थ पर लाइफ को सपोर्ट करना आसान होता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं। इनके नाम हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। मरकरी सन से सबसे करीब होता है और नेपच्यून सन से सबसे दूर होता है। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद 8 प्लैनेट्स में से जो इनर 4 प्लैनेट्स हैं जिसमें कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स आते हैं, ये 4 प्लैनेट्स साइज में छोटे होते हैं और इनका सरफेस सॉलिड होता है यानी कि रॉकी होता है। इसके विपरीत जो आउटर 4 प्लैनेट्स हैं जिसमें कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं, ये साइज में काफ़ी बड़े होते हैं और मेनली गैसेस के बने होते हैं। वीनस अर्थ के साइज के अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है और मार्स अर्थ से अप्रॉक्सीमेटली 50% साइज का होता है यानी कि आधे साइज का होता है। जुपिटर अर्थ से 11 गुना बड़ा होता है, 11 टाइम्स बड़ा होता है और नेपच्यून अर्थ से 4 टाइम्स बड़ा होता है। जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम की सहायता से देख भी सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो प्लैनेट सन के जितना ही करीब होगा वो सन से उतनी ही ज़्यादा हीट रिसीव करेगा और वो उतना ही ज़्यादा गर्म होगा, और जो प्लैनेट सन से जितना ही ज़्यादा दूर होगा वो उतना ही ज़्यादा ठंडा होगा। यह बात लगभग सभी प्लैनेट्स पर वैलिड है एक्सेप्ट वीनस।
हालांकि वीनस सन के सबसे करीब नहीं होता, फिर भी वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। इसका रीज़न ये है कि वीनस के एटमॉस्फेयर में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करके वीनस को हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट बना देती है। हालांकि ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ पर भी देखा जाता है, परंतु अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम होती है। इस वजह से अर्थ पर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, बल्कि हमेशा ही मॉडरेट बना रहता है। और इसी मॉडरेट टेम्परेचर की वजह से अर्थ पर लाइफ को सपोर्ट करना आसान होता है। जैसा कि हमने अभी देखा कि वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। हालांकि वीनस सन के सबसे करीब नहीं होता। सन के सबसे करीब होता है मरकरी प्लैनेट, जिसका एवरेज टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके विपरीत वीनस का एवरेज टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वीनस के हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होने का रीज़न होता है कि वीनस के थिक एटमॉस्फेयर में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करके वीनस को हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट बना देती है। तो अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। जब सन से हीट रेडिएशंस आकर के किसी प्लैनेट पर पड़ती हैं, तो धीरे धीरे वो प्लैनेट गर्म होने लगता है, और थोड़े समय बाद गर्म होकर के वो प्लैनेट खुद भी हीट को आउटर स्पेस में रेडिएट करने लगता है। यदि उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, तो ये ग्रीन हाउस गैसेज उस प्लैनेट के द्वारा रेडिएटेड हीट के कुछ प्रोपोर्शन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप कर देती हैं। इस वजह से उस प्लैनेट का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसी प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जाम्पल हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। हालांकि अर्थ पर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा जाता है, परंतु अर्थ के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ही संतुलित मात्रा में प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से अर्थ पर प्रोड्यूस होने वाला ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करता, बल्कि अर्थ का टेम्परेचर हमेशा ही मॉडरेट बना रहता है। इस वजह से वाटर अर्थ पर लिक्विड स्टेट में रह पाती है, और वाटर का लिक्विड स्टेट में रहना अर्थ पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए और इवॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि रीसेंट टाइम्स में ये देखा गया है कि ह्यूमंस के द्वारा फॉसिल फ्यूल्स के बर्न किए जाने की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हीट को ट्रैप कर रहा है, और इससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। अब हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो अर्थ को लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए एक सूटेबल प्लैनेट बनाते हैं। इनमें से पहला फैक्टर है पोजीशन ऑफ द अर्थ। सोलर सिस्टम में अर्थ सन से एक ऑप्टिमल डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करती है। इस ऑप्टिमल डिस्टेंस की वजह से अर्थ का टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बल्कि अर्थ का टेम्परेचर हमेशा ही मॉडरेट बना रहता है। इस मॉडरेट टेम्परेचर की वजह से वाटर अर्थ पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है। लाइफ की क्रिएशन के लिए और उसकी सस्टेनेंस के लिए वाटर का लिक्विड स्टेट में होना बहुत ज़रूरी होता है। सन से कुछ ऐसे रेंज ऑफ डिस्टेंसेस होते हैं कि यदि कोई प्लैनेट उन रेंज ऑफ डिस्टेंसेस में एग्जिस्ट करे, तो उस प्लैनेट पर वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर पाएगा। इन रेंज ऑफ डिस्टेंसेस को ही हम हैबिटेबल जोन कहते हैं। इनको गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है। अर्थ क्योंकि हैबिटेबल जोन में एग्जिस्ट करती है, इसीलिए अर्थ पर वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। अर्थ को लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए सूटेबल बनाने के लिए जो दूसरा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है अर्थ का साइज़ और उसका एटमॉस्फेयर। अर्थ का साइज़ बहुत ही अप्रोप्रिएट होता है। इस अप्रोप्रिएट साइज़ की वजह से इतनी सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होती है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस आउटर स्पेस में स्केप ना कर सकें।
और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती कि अर्थ के सरफेस पर रहने वाले एनिमल्स को ही प्रॉब्लम होने लगे। यदि अर्थ का साइज अपने करंट साइज के 50% होता, यानी कि हाफ होता, और लेटस से कि अर्थ की डेंसिटी उतनी ही होती जितनी की अभी है, तो ऐसी स्थिति में अर्थ के द्वारा प्रोड्यूस की गई ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होती और अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद सभी गैसेस आउटर स्पेस में एस्केप कर जाती। इसके विपरीत यदि अर्थ का साइज बहुत बड़ा होता, तो ऐसी स्थिति में अर्थ के द्वारा प्रोड्यूस की गई ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होती, और जब यह ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होती तो सभी एनिमल्स के बोन्स अपने ही वेट के इफेक्ट में क्रश्ड हो जाते और उनके लिए सरवाइव करना डिफिकल्ट होता। परंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि अर्थ का साइज़ बहुत ही सफिशेंट है, बहुत ही अप्रोप्रिएट है, और इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होती है वो बहुत ही राइट अमाउंट की फोर्स होती है, ताकि हमारा एटमॉस्फेयर भी अर्थ के साथ जुड़ा रहे और और इस पे रहने वाले एनिमल्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस होती है, जो कि अर्थ पर रहने वाले सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्पफुल होती है। अर्थ को लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए सूटेबल बनाने के लिए जो तीसरा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। साइंटिस्ट्स का ऐसा मानना है कि अर्थ के कोर में मौजूद मोल्टन आयरन के मूवमेंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और इसी वजह से अर्थ एक जायंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अर्थ के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक शील्ड की तरह काम करती है, और आउटर स्पेस से आने वाले कॉस्मिक रेज और सोलर विंड से हमारे एटमॉस्फेयर की रक्षा करती है। ये कॉस्मिक रेज और सोलर विंड हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। जब ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आते हैं तो इन्हें कॉस्मिक रेज कहा जाता है, और जब ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स हमारे सन से आते हैं तो इन्हें सोलर विंड कहा जाता है। इन हाई एनर्जी पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी होती है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ओजोन की लेयर को डिस्ट्रॉय कर सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है। नॉर्मली ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन का कुछ हिस्सा O3 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस O3 मॉलिक्यूल को ही ओजोन कहते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन की एक लेयर होती है। ओजोन की यह लेयर सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होती हैं, इन अल्ट्रा वायलेट रेज को अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने से रोकती हैं। जब कॉस्मिक रेज या सोलर विंड में मौजूद हाई एनर्जी पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ओजोन की लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थ के अंदर एंटर करने लगती है, और इससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचता है। लेकिन अर्थ के चारों तरफ मौजूद जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलर विंड और कॉस्मिक रेज में मौजूद मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डेविएट करके अर्थ से दूर थ्रो कर देती है, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का मैक्सिमम प्रोटेक्शन हो पाता है। अब तक हमने उन फैक्टर्स को डिस्कस किया जो अर्थ को लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए सूटेबल बनाते हैं। अब हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो यह इंश्योर करते हैं कि अर्थ पर लाइफ चलती रहे और जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू होती रहे। अर्थ पर लाइफ के चलते रहने के लिए यह इम्पॉर्टेंट होता है कि अर्थ पर मौजूद सभी नेचुरल सिस्टम्स जैसे कि हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और जियोस्फीयर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करें और नेचर में बैलेंस को मेंटेन रखें। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है अर्थ पर मौजूद पानी का कंप्लीट सिस्टम। इसमें रिवर्स, लेक्स, ओशियंस, ग्राउंड वाटर और आइस सब कुछ आता है। बायोस्फीयर का मतलब होता है लिविंग बींग्स और उनके हैबिटेट्स। एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों तरफ मौजूद गैसेस की लेयर को कहते हैं। और जियोस्फीयर का मतलब होता है अर्थ का सॉलिड पार्ट। इसमें रॉक्स, मिनरल्स, सॉयल, माउंटेन्स और लैंड ये सब आते हैं। अर्थ पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए यह इम्पॉर्टेंट होता है कि ये चारों ही स्फीयर्स जो कि हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और जियोस्फीयर हैं, ये सभी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करें और नेचर में बैलेंस को मेंटेन रखें। इसे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। प्लांट्स जो कि बायोस्फीयर का हिस्सा होते हैं, ग्रो करने के लिए मिट्टी यानी कि जियोस्फीयर, पानी यानी कि हाइड्रोस्फीयर और
एयर यानी कि एटमॉस्फेयर का इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो वो एयर में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इस ऑक्सीजन को एनिमल्स और ह्यूमंस सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एनिमल्स और ह्यूमंस जब वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उस वेस्ट को डीकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ये सिंपलर सब्सटेंसेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। बाद में प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस एग्जांपल में हम ये देख सकते हैं कि अर्थ पर मौजूद ये सभी नेचुरल सिस्टम्स यानी कि हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और जियोस्फीयर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन कर रहे हैं और अर्थ पर लाइफ के सस्टेनेंस को इंश्योर कर रहे हैं। अर्थ पर लाइफ को सस्टेन रखने के लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर वर्क करता है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन प्रोसेस यह इंश्योर करती है कि हर स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू रहे और सरवाइव करते रहे। रिप्रोडक्शन प्रोसेस दो तरह की होती है, एक को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस से जो ऑफस्प्रिंग्स डेवलप होते हैं वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं। एग्जैक्ट कॉपी का मतलब होता है कि जो ऑफस्प्रिंग के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में देखा जाता है ज़्यादातर। इसके अलावा कुछ सिंपल एनिमल्स में भी देखा जाता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि यदि हम उनके स्टेम्स को, रूट्स को या फिर लीव्स के पार्ट को सॉयल में प्लांट कर दें तो वो कंप्लीट प्लांट में रीग्रो कर जाते हैं। इस तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बैम्बू में, शुगर केन में, पोटैटो में, जिंजर में एट्सेट्रा प्लांट्स में देखा जाता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि सिंगल सेल बैक्टीरिया और अमीबा दो सेल्स में डिवाइड कर जाते हैं, तो इस तरह से वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा एक सिंपल एनिमल होता है जिसको हाइड्रा बोलते हैं, वो अपनी बॉडी पर छोटे छोटे बर्ड्स डेवलप करता है। थोड़े समय में ये बर्ड्स पेरेंट की बॉडी से सेपरेट हो जाते हैं और ये बर्ड्स खुद एक न्यू ऑर्गेनिज्म में यानी कि न्यू हाइड्रा में डेवलप हो जाते हैं। यह भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। इसके अलावा प्लेनेरिया जो कि एक तरह का फ्लैटवर्म होता है, उस वो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है। यह भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है। इसके अलावा कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एल्गी वो भी अपने बॉडी के कट पार्ट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाते हैं। यह भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। इसके अलावा जो दूसरा रिप्रोडक्शन का मेथड है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक को हम मेल कहते हैं और दूसरे को हम फीमेल कहते हैं। मेल और फीमेल पेरेंट्स दोनों ही अपनी बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाते हैं जिसको हम गैमीट्स कहते हैं। मेल गैमिट में 50% जेनेटिक मटेरियल होता है और फीमेल गैमिट में भी 50% जेनेटिक मटेरियल होता है। जब मेल और फीमेल गैमिट्स का फ्यूजन होता है तो इस तरह से जो ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है वो ऑफस्प्रिंग अपने किसी भी पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, हालांकि उसके कुछ फीचर्स अपने दोनों ही पेरेंट से मिलते जुलते होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न सिर्फ यह इंश्योर करता है कि कोई स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू रहे, बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब जेनेटिक मटेरियल्स की मिक्सिंग होती है तो धीरे धीरे जनरेशन आफ्टर जनरेशन कुछ नए फीचर्स भी डेवलप हो जाते हैं इंडिविजुअल के अंदर। और इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प करता है कि अर्थ पर लाइफ न सिर्फ कंटिन्यू करे बल्कि इवॉल्व भी करे। जैसा एवोल्यूशन ऑफ लाइफ का एक एग्जांपल होता है, जैसा कि हम देखते हैं कि जब हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए तो इनमें से कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाते हैं और इस तरह से
इस तरह से नए बैक्टीरिया का एवोल्यूशन होता है जो कि एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करने में और सरवाइव करने में सक्षम होते हैं। इसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हेल्प करती है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप की स्पीसीज कैपेबल बन सके नए फीचर्स डेवलप करने में, जैसे कि किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने में वो सक्षम बन सके, या फिर एक कम्प्लीटली न्यू इंडिविजुअल में ही इवॉल्व कर सके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही देखा जाता है। प्लांट्स में जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स एज ए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वर्क करते हैं। जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन का एक पोर्शन होता है जिसको हम एंथर बोलते हैं, और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। ये पोलन ग्रेन्स मेल गैमीट्स होते हैं। इसके विपरीत फ्लावरिंग प्लांट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं कार्पल्स। इसको हम पिस्टिल भी कहते हैं। कार्पल के अंदर ओवरीज होती हैं जो कि ओव्यूल्स बनाती हैं। ये ओव्यूल्स फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है। जब एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं तो ये विंड, इंसेक्ट्स या एनिमल्स के द्वारा एक फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से दूसरे फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचाए जाते हैं। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ हो जाते हैं तो उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और फर्टिलाइजेशन से जो सेल बनता है उसे हम जाइगोट बोलते हैं। ये जाइगोट ही प्लांट्स में सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ओव्यूल्स के बाहर जो ओवरी होती है, जो फ्लैशी पार्ट होता है फ्लावर का, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। जब एनिमल्स और बर्ड्स इन फ्रूट्स को खाते हैं तो उनके सीड्स को वो अलग अलग जगह पर डिस्पर्स कर देते हैं, और जब ये सीड्स सॉइल में प्लांट होकर के ग्रो करते हैं तो दोबारा से उस पर्टिकुलर स्पीसीज के प्लांट्स और ट्रीज बन जाते हैं। इसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी देखी जाती है। एनिमल्स में जो मेल गैमीट होता है उसको स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमीट्स को ओवम या एग कहते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे कि फिशेस और फ्रॉग्स वाटर के अंदर अपने स्पर्म्स और ओवम को इजेक्ट कर देते हैं। ये स्पर्म और ओवम वाटर के अंदर ही फ्यूज़ होते हैं, और वाटर के अंदर ही जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप करता है। इसके विपरीत कुछ दूसरे एनिमल्स में जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फीमेल बॉडी के अंदर होती है। तो इसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जबकि जैसा कि हमने फ्रॉग्स और फिशेस के केस में डिस्कस किया, जहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन वाटर के अंदर हुई, उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो जब बर्ड्स और मैमल्स में मेल्स अपने स्पर्म्स को फीमेल बॉडी में डाल देते हैं तो उसके बाद स्पर्म्स स्विम करके फीमेल के एग तक पहुंच करके उसको फर्टिलाइज करते हैं, और इस तरह से जाइगोट का निर्माण होता है। तो जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाती है बर्ड्स और मैमल्स में, तो उसके बाद का रिप्रोडक्शन प्रोसेस बर्ड्स और मैमल्स में अलग अलग होता है। बर्ड्स फर्टिलाइजेशन के बाद एग को ले कर देते हैं, यानी कि एग जो है वो उनकी बॉडी से फर्टिलाइज्ड एग जो है वो बर्ड्स की बॉडी से बाहर आ जाता है, और उस एग के अंदर ही फूड मौजूद होता है जिसको इस्तेमाल करके जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप करता है हैचिंग प्रोसेस के दौरान। इसके विपरीत मैमल्स में, जिसमें कि ह्यूमंस भी शामिल हैं, उसमें जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद जाइगोट की डेवलपमेंट एम्ब्रियो में फीमेल बॉडी के अंदर ही होती है, और फीमेल बॉडी से ही एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिलता है, जब तक कि चाइल्ड बर्थ ना हो जाए। तो इस तरह से हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा कैसे नए और मतलब ऑफ स्प्रिंग्स की डेवलपमेंट होती है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि अर्थ पर मौजूद नेचुरल सिस्टम्स नॉर्मली एक कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करते हैं, और यह इंश्योर करते हैं कि नेचर में बैलेंस मेंटेन रहे। लेकिन बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से नेचर के इस बैलेंस को थ्रेट पहुंच रहा है, जो कि अल्टीमेटली लाइफ के लिए भी थ्रेट उत्पन्न कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉसिल फ्यूल्स और ऑयल की कंटिन्यूस बर्निंग की वजह से
एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई है। नॉर्मली जब प्लांट्स और ट्रीज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो वो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को फिर से बैलेंस कर देते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत तेज़ी से फॉसिल फ्यूल्स और ऑयल को बर्न किया जा रहा है ह्यूमंस के द्वारा, इस वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ गई है और अर्थ इतनी तेज़ी से बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को फिर से बैलेंस करने में कैपेबल नहीं है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा ज़्यादा हीट ट्रैप हो रही है और इस वजह से अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अर्थ के टेम्परेचर में आने वाले इस इंक्रीज को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से ओशियंस में वाटर का लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज़ में फ्लडिंग हो रही है। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स डिसअपियर हो रहे हैं और वहाँ का वेदर कंडीशंस बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने वाले इस लॉन्ग टर्म चेंज को हम क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। क्लाइमेट चेंज अल्टीमेटली लाइफ के लिए एक थ्रेट है। इसी तरह से फैक्ट्रीज के द्वारा, वहीकुलर एमिशन के द्वारा और फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से एयर पोल्यूशन कॉज हो रहा है। एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं और क्रॉप्स भी डैमेज होते हैं। इसी तरह से एक जो तीसरी प्रॉब्लम है वो है बायोडाइवर्सिटी लॉस। जब ह्यूमंस फॉरेस्ट्स को रोड्स और हाउसेस बनाने के लिए डिस्ट्रॉय करते हैं तो इस वजह से बहुत सारे हैबिटेट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीसीज भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। हम जानते हैं कि एक इकोसिस्टम में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी इम्पोर्टेंस होती है और यदि कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इकोसिस्टम से इकोसिस्टम से हट जाए तो इकोसिस्टम का कंप्लीट बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रासेस को डियर या हेयर खाते हैं और हेयर को जो कि हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं इनको कार्निवोर्स खाते हैं। तो यदि इकोसिस्टम से ग्रासेस हट जाएं तो उसकी वजह से हर्बीवोर्स एनिमल्स के मिटने का भी खतरा बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली कार्निवोर्स एनिमल्स के भी मिटने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी भी इकोसिस्टम के बैलेंस को थ्रेट पहुंचाती है। तो यह तीनों ही प्रॉब्लम्स, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस, इसको हम ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस कहते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे प्लैनेट को और उस पर मौजूद लाइफ को थ्रेट पहुंच रहा है, तो इसलिए यह ज़रूरी है कि हम कॉन्शियसली ऐसे एफर्ट्स करें कि हमारे प्लैनेट को और उस पर मौजूद लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम फॉसिल फ्यूल्स की बजाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करें, जैसे कि सनलाइट और विंड। यह बहुत ज़रूरी है कि हम प्लास्टिक्स को रीयूज़ और रिसाइकल करें ताकि वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट से हम वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। यह भी ज़रूरी है कि हम फॉरेस्ट्स को और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें और इसके अलावा इस बात की भी बहुत अधिक आवश्यकता है कि वर्ल्ड में मौजूद सभी कंट्रीज़ मिलकर के ग्लोबल एग्रीमेंट्स करें ताकि हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इस चैप्टर में हमने यह जाना कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अर्थ को लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए एक सूटेबल प्लैनेट बनाते हैं। हमने उन फैक्टर्स को भी डिस्कस किया जो अर्थ पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। हमने यह समझा कि कैसे रिप्रोडक्शन अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है। हमने उन एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया जो अर्थ पर मौजूद नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब करती हैं और लाइफ को थ्रेट पहुंचाती है। और साथ ही साथ हमने यह भी समझा कि अर्थ पर मौजूद लाइफ को प्रोटेक्ट करना किस तरह से एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू वेरी मच।